नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रविंदर कुमार जी उपस्थित हैं, जो बेबाकी के लिए खासे प्रसिद्ध हैं। हर मुद्दे पर उनके पास सटीक जवाब रहते हैं और सारी समस्याओं का समाधान भी वो देते हैं। बशर्त ये है कि सत्ताधारी राजनीतिक दल और विपक्ष के लोग उनकी सलाहों पर ध्यान दें और राष्ट्र हित में काम करें। हम जानना चाहेंगे कि रविंदर कुमार जी वर्तमान में जो विषय चल रहे हैं उस पर क्या सोचते हैं। हम एक एक करके विषयों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला विषय मेरा काशी और मथुरा वाला मामला है, उस पर हम बात करना चाहेंगे। नमस्कार रविंदर जी, बाबरी मस्जिद का मामला करीब 70 साल तक चला और 26 साल कोर्ट में तेजी से प्रक्रिया के बाद जो है भगवान श्री राम का जो है मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त हुआ। अब काशी और मथुरा का लेके पूरे देश में माहौल जो है गरमाया हुआ है और न्यायालय उसको सुन रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये मामला धार्मिक जो है आस्था का विषय है, भावनाओं का है, इसको न्यायालय में हल करना चाहिए कि दोनों पक्ष के जिम्मेदार लोग बैठ के बातचीत से इसका निर्णय करें? आपका सवाल अपने आप में बताता है कि देश में इस समय धार्मिक मामलों का फैसला धार्मिक लोग नहीं कर रहे, वो राजनीतिक लोग कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल एजेंडा है किसी पार्टी का, और इसीलिए उस पार्टी के लिए उस पार्टी को लगता है कि धार्मिक लोगों को धर्म के आधार पर लोगों को आराम से बेवकूफ़ बनाकर वो अपनी वोट की राजनीति कर सकते हैं। और चूंकि 2014 के चुनाव में देखें, उसके बाद 2019 का चुनाव है, अभी हाल ही में जो 2022 में जो चुनाव हुए उसमें उन्होंने देखा कि धर्म की बात करने से हमें जो है पूरी की पूरी मेजॉरिटी मिल जाती है। तो इसलिए उन्हें एक आसान रास्ता मिला हुआ है कि वो लोगों की बेरोजगारी, लोगों की महंगाई, देश में शिक्षा, देश में स्वास्थ्य की समस्या, घर नहीं है लोगों के पास रहने के लिए, कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो उनसे दूर हटकर वो जो समझते हैं कि हम जो है धर्म के नाम पर लोगों में उपद्रव करेंगे और लोग हमें वोट दे देंगे, और इसलिए उनका सोचा समझा नतीजा है। एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी की ये सोची समझी रणनीति है कि धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह किया जाए। क्या हिंदू धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले वक्तव्य कट्टरपंथी मुसलमानों को देना चाहिए? जिस तरीके से काशी में शिवलिंग को लेकर फवारा और उल्टे सीधे शब्दों का मर्यादित भाषा का इस्तेमाल मुसलमानों ने किया, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप नुपुर शर्मा जो कि प्रवक्ता रही है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने पैगंबर साहब की शान में ऐसी बातें कही जो हिंदू लोग भी कहते हैं कि ऐसे नहीं कहना चाहिए। लेकिन शुरुआत अगर मुसलमान लोग करते हैं और अपने धर्म को सर्वोच्च मानते हैं और दूसरे के धर्म को गाली देते हैं, तो क्या ये सही है? आप एक बात देखिए, टीवी डिबेट में जो लोग बुलाए जाते हैं वो कोई आलिम फाजिल लोग नहीं है, धर्म के विशेषज्ञ नहीं है। वो किसी भी मौलाना को उसकी दाढ़ी बढ़ा देंगे, उसको एक अक्षर पहना देंगे, एक टोपी लगा देंगे और ये कहेंगे ये मुस्लिम धर्म गुरु है। और इसी तरह हिंदू धर्म गुरु में भी आप देखिए, कोई धर्म गुरु जो आते हैं ना तो वो कहेंगे महामंडलेश्वर है, ना वो शंकराचार्य हैं, ना कोई उनकी समाज में कोई पैठ है। किसी भी आदमी को भगवा कपड़ा पहना दो और उसके गले में 2-4 रुद्राक्ष की माला डाल दो तो वो हिंदू धर्म का प्रणेता या हिंदू धर्म का देता या हिंदू धर्म का विशेषज्ञ नहीं हो जाता। बिल्कुल ठीक। तो आप समझिए ये सारी सोची समझी साजिश, जैसे कि अगर टीवी चैनलों को कहा जाए कि 2 कुत्तों की लड़ाई दिखानी है तो 4 कुत्ते ले आएंगे, भावो भावो करते रहेंगे, आप देखते रहोगे। अच्छा, साजिश किसकी है? साजिश मीडिया की है और पॉलिटिकल आकाओं की है। अच्छा, तो आकाओं में जो है इसका फायदा किसको मिल रहा है? देखिए ऐसा है, जिस आदमी ने ठान लिया है कि देश चाहे बर्बाद हो जाए, जनता चाहे भूखे मर जाए, लेकिन मेरी गद्दी रहे। किसने ठान लिया? जिस आदमी की भी हिटलर जैसी मानसिकता है। कौन है वो? मैं देखिए ऐसा है, जितने भी लोग आज के दिन सत्ता में हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टी, आप ये मान सकते हैं कि वो देश में उन मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहे जो होनी चाहिए, और वो सब इसमें शामिल है। मुद्दों की राजनीति को दरकिनार रखते हुए मेरा एक सवाल है, आप वकील भी हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के जजेस भी फंसे हुए हैं, उनकी चालों में फंसे हुए हैं और ऐसे मुद्दे को वो एंटरटेन करते हैं? देखिए आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो आरएसएस की गर्भनाल से जुड़ा हुआ एक संगठन है।
जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं वो सारे के सारे जब पद पाते हैं जब वो आरएसएस के होते हैं। जो भी व्यक्ति कांग्रेस से भाजपा में गया है उसको कोई बड़ा पद नहीं मिला है। जितने भी आप देखिए गवर्नर बने, जितने भी लोगों को राज्यसभा में भेजा जाता है, जितने भी लोगों को जो है विश्वविद्यालयों का कुलपति बनाया जाता है, जितने भी लोगों को सरकारी संस्थानों में मनोनीत किया गया है, चाहे वो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट हो, कल्चर हो, या जितने भी आप संस्थान गिनोगे वो सारे कट्टर आरएसएस के लोग। अच्छा, कांग्रेस से गए हुए व्यक्ति को असम का मुख्यमंत्री बना दिया गया। कांग्रेस से जो गए आदमी वो आप समझिए कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि जिन शर्मा जी की आप बात कर रहे हैं कि उनको जो है कांग्रेस से वो गए थे तो उन्हें असम का बनाया, उनको नहीं बनाया, उनसे पहले दूसरे आदमी को बनाया था। जब शर्मा जी ने कहा कि मैं जो है सत्ता छोड़ दूंगा तो ये कंप्रोमाइज है। और आज देखिए वो शर्मा जी जो कांग्रेस से गए हैं वो संघियों के लोग हैं, उनसे ज्यादा कट्टर हो गए। क्या कांग्रेस जो है कंप्रोमाइज नहीं करती है? मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, कांग्रेस से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। मैंने नरसिम्हा राव को जेल भिजवाया, सोनिया गांधी के खिलाफ जितने केस हैं मेरे किए हुए हैं, तो आप ये मत समझिए कि कांग्रेस से मेरी कोई व्यक्तिगत वो है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक कहावत है गाँव में कि सगा भाई मारेगा तो कम से कम छाँव में तो डाल देगा। तो कांग्रेस कम से कम लोगों को मारती थी तो छाया में तो डाल देती थी। बीजेपी किसको मार के जो धूप में डाल रही है? बीजेपी आप देखिए जितनी भी हिंसा हो रही है, आज भी जिन लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं, हाँ। किस कानून में मकान गिराए जाए? आप देखिए कि आज भी लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर कल्चर शुरू की, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बुलडोजर कल्चर भी जो है शिवसेना ने शुरू की। उद्धव ठाकरे ने कंगना राणावत के घर पे सबसे पहली बार बुलडोजर चलाया और वहां से इन्हें नजर आया कि बुलडोजर हटाने का फायदा हो सकता है। तो आप समझिए कि मेरा जो कहने का मकसद यह है कि अगर आप लोगों से बदले की राजनीति लेना चाहते हैं और उसका प्रचार करना चाहते हैं तो उस मामले में भाजपा नंबर 1। तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में संविधान का राज नहीं है। योगी ने बुलडोजर चलाया, आप कह रहे हैं किस नियम से चलाया, तो नियम से इतर जा रहे हैं, तो विपक्षी दल क्या कर रहे हैं? और आप जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता इसको लेकर कोर्ट की शरण में क्यों नहीं जाते हैं? यही मैंने बहुत सारे मुकदमे किए, 180 से ज्यादा मुकदमे किए, PIL आज भी पेंडिंग है। अब लोग मुझे कहते हैं कि आप मुकदमा क्यों नहीं करते, तो मैं हमेशा कहता हूं कि कोर्ट में जब आप जाते हैं तो आपके ऑडियंस सुनने वाले, फैसला करने वाले 2 जज होते हैं। 2 जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाओगे 3 हो जाएंगे, हो सकता है 5 हो जाए जी। 5 लोगों की मर्जी पर मैं अपने विचारों को क्यों डालूं? क्योंकि हिंदुस्तान में लोगों की आस्था सुप्रीम कोर्ट में है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि रविंद्र कुमार कह रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को रिजेक्ट कर दिया है और मुझ पर मान लो 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया, तो लोग मानेंगे कि मैं कहूंगा कि सूरज पूरब से उगता है और सुप्रीम कोर्ट मेरी वो पिटीशन दायर की हुई पिटीशन को वो खारिज कर दे और 1 लाख का मुकदमा लगा दे, तो लोग मानेंगे रविंद्र कुमार बेवकूफ है जो कह रहा है कि सूरज जो है पूरब से निकलता है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसकी उस याचिका को खारिज कर दिया। अच्छा, नुपुर शर्मा को फांसी पे चढ़ाने की बातें कर रहे हैं, तो ये मानदंड जो मुसलमानों ने और असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और कट्टरपंथी मुसलमानों के, उन पे भी तो लागू होना चाहिए। देखिए ऐसा है कि बुरे आदमी से लड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 तरीके हैं, या तो बहुत अच्छे बन जाओ ताकि उसका हृदय परिवर्तन हो जाए, या आप उससे ज़्यादा बुरे बन जाओ। अगर सामने वाले के पास पिस्टल है और मैं AK-47 ले आऊँ तो मैं जीत जाऊँगा, और उसके बाद AK-47 है और मैं एटम बम ले आऊँ तो मैं जीत जाऊँगा। तो बुराई से आपको लड़ना है, सच्चाई अच्छाई से लड़ना है, ये तय करना है। और आपने जो कहा कि भाई ये लोग कहते हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी दो, तो ये जो है राजनीतिक जो है नारेबाजी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो इस समय के मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अब गद्दार कौन है ये नहीं तय है, लेकिन ये भी है कि गोली मारो, उन्होंने ये भी तय कर दिया। और उस आदमी को आपने क्या देखा कि उस पर ना तो कोई मुकदमा हुआ ना कुछ हुआ, और उल्टा उसे केंद्रीय मंत्री बना दिया। तो केंद्रीय मंत्री बनने की पहली शर्त क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जहरीली, ज़्यादा से ज़्यादा आग अपनी जुबान से जब उगलोगे तो आप नेता बनोगे। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि मैं सड़क पर जैसे आज के दिन पानी पिलाऊं, लोगों को ठंडा पानी पिलाऊं, शरबत पिलाऊं, मैं लोगों को खाना खिलाऊं, तो मेरी फोटो भी नहीं छपेगी। हाँ, मैं उनको बुलाकर उनको जो है पानी पिला के मैं उनको लट से पीटूंगा तो आएगा जी कैसा जालिम आदमी है, इससे इनको ठोका, इनको पीटा, पहले पानी पिलाया और फिर पीटने के बाद फिर पानी पिलाया, तो बड़ी खबर बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि नकारात्मकता फैलाकर समाज में द्वेष पैदा कर आदमी जो है रातों रात हीरो बन जाता है, तो उसको हीरो बनने का मौका सरकार और मशीनरी जो है प्रदान कर रही है। मीडिया का आज के समय में यही है, वो मैंने जैसे शुरू में कहा, वो
अगर मैं जाऊंगा किसी चैनल पे और अकल की बात करूंगा तो वो जो एंकर है उसको इतनी बुद्धि नहीं है, वो कहेगी रुको रुको, बीच में काट देगी, कहेगी एडवर्टाइजमेंट आ गया, मोदी जी लाइव आ गए। तो आप समझिए इस समय हिंदुस्तान के मीडिया में आपने कौन से चैनल पे पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 8 साल में कोई सार्थक बहस सुनी है? इसका क्या समाधान है? इसका समाधान ये है कि लोग या तो मीडिया का बहिष्कार करें, चैनलों को देखना बंद करें, या ये लोग ये तय करें कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी चैनल अगर बदतमीजी की बात करता है तो उसको भर्त्सना करनी चाहिए। उनको लोगों के हाथ में क्या ताकत है, उनको नहीं पता चलेगा हमने क्या किया। तो मैं हमेशा कहता हूँ गांधीवादी तरीका, पुराना तरीका कि आप एक पोस्ट कार्ड लीजिए और एक चिट्ठी लिखिए उस चैनल के मालिक को कि तुम्हारे चैनल में ऐसी गंदी हरकतें आती हैं, हम इससे दुखी आ चुके हैं। जिस दिन एक चैनल पे 1,000 या 10,000 चिट्ठी पहुंच जाएगी, मैं आपको कहता हूँ चैनल के मालिक को शर्म आएगी कि लोग हमें देख रहे हैं। अभी उन्हें क्या लगता है कि मैंने चैनल चलाया, जैसे हम बात कर रहे हैं, सामने वाले देख रहे हैं, बेचारे क्या कर रहे हैं नहीं पता, हमें नहीं पता कि वो क्या प्रतिक्रिया आ रही है। जब मुझ तक प्रतिक्रिया आएगी तब मेरे को समझ आएगा मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। तो इस चैनलों पे प्रतिक्रिया देना लोकतंत्र में हर दर्शक का अधिकार है, उसे करना चाहिए, और जब वो करेगा तभी लोकतंत्र सुधरेगा। ये नहीं कह सकते कि हमारे हाथ में क्या है, जनता के हाथ में सब कुछ है, वोट उसके हाथ में है, सरकार को टैक्स वो देती है, सरकार उसकी मर्जी से चलती है। अगर ऐसा कुछ गलत होता है और जनता उस पर प्रतिक्रिया करेगी, मैं आपको आज कह रहा हूँ आप 1 लाख जो है यानी पोस्ट कार्ड लीजिए, उन पे चैनलों के एड्रेस लिखिए और जनता में फ्री बंटवा दीजिए। जनता को अपनी राय लिखो कि तुम हरामी हो, तुम बदमाश हो, तुम गधे हो, तुम गलत बहस करते हो, तो देखना क्या असर होगा। धन्यवाद।